हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल ही एक नए वीडियो पे आप लोग को स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो है कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए है। सब्जेक्ट हो रहा है हिस्ट्री और आपका चैप्टर हो रहा है 3। चैप्टर 3 जो आपका क्षितिज का विस्तार, जो चैप्टर 3 है आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट का, उसका क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस में जो आपको दिया गया है सेकेंड सेमेस्टर के अनुसार कि कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। ये जो 3 चैप्टर ये रहा, इसमें 3 चैप्टर जो है आपका, ये जो 3 चैप्टर आपका ये रहा, इसमें 3 मार्क्स वाले प्रश्न है, 4 मार्क्स वाले प्रश्न है और 8 मार्क्स वाले प्रश्न है। तो इसमें मैं 3 मार्क्स वाले प्रश्न को डिस्कस करूंगा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अभी करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, 3 मार्क्स आप देख पा रहे होंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि आधुनिक विज्ञान का विस्तार किस प्रकार हुआ था। तो आधुनिक विज्ञान का विस्तार पुनर्जागरण काल के दौरान हुआ, जब वैज्ञानिक सोच और तर्कशीलता का महत्व बढ़ा। गैलीलियो, न्यूटन और अन्य वैज्ञानिकों ने प्रयोगात्मक विधियों का प्रयोग करते हुए नए सिद्धांत विकसित किए जो प्राकृतिक घटनाओं को समझने में मदद करते हैं। आगे देखिए, विज्ञान का ऐतिहासिक विकास से आप क्या समझते हैं। तो विज्ञान का ऐतिहासिक विकास विभिन्न सभ्यताओं द्वारा ज्ञान के संचय और उसके अनुसंधानात्मक अध्ययन का परिणाम है। प्राचीन ग्रीस और भारत में भौतिकी, गणित और खगोल विज्ञान के अध्ययन ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि आधुनिक युग में होने वाले विभिन्न आविष्कारों का वर्णन कीजिए। तो आधुनिक युग में कई महत्वपूर्ण आविष्कार हुए, जैसे कि भाप इंजन माने औद्योगिक क्रांति को गति दे दी, इलेक्ट्रिसिटी यानी जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति लाई, टेलीफोन संचार के तरीकों में बदलाव किया, एरोप्लेन यानी यात्रा के तरीकों में बदलाव किया। आगे देखिए कि प्राकृतिक जादू की परंपरा का आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्राकृतिक जादू की परंपरा ने मानवता के प्राकृतिक दुनिया के प्रति जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। जादू और चमत्कारों के प्रति विश्वास ने वैज्ञानिक विधियों और अवलोकनों के विकास को प्रेरित किया, जिससे आधुनिक विज्ञान का जन्म हुआ। आगे देखिए, जादू टोना से सामाजिक मुक्ति किस प्रकार हुई। तो जादू टोना के खिलाफ सामाजिक मुक्ति धीरे धीरे शिक्षा और वैज्ञानिक सोच के प्रसार से हुई, जब लोगों ने तर्कशीलता और प्रमाणित ज्ञान को अपनाया तो जादू टोना के प्रति विश्वास में कमी आई और समाज ने परंपरा को त्याग दिया। ज्योतिष ने खगोल विज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ। तो ज्योतिष ने खगोल विज्ञान के प्रारंभिक चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन संस्कृतियों ने तारे और ग्रहों की गति का अध्ययन किया, जो बाद में खगोल विज्ञान के विकास का आधार बना। आगे देखिए, खगोल शास्त्र के बारे में प्राचीन विद्वानों की धारणा क्या थी। तो प्राचीन विद्वान गणितीय और ज्योतिषीय आधार पर तारे और ग्रहों की गति का अध्ययन करते थे। उनका मानना था कि जो सेलेस्टियल बॉडीज मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं और इन्हें समझना आवश्यक है। मध्य युग में ज्योतिष के क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखने को मिले थे। तो मध्य युग में ज्योतिष को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में मान्यता मिली। यूरोप में अरब विद्वानों के कार्यों ने ज्योतिषीय सिद्धांतों को समृद्ध किया और कई नई तकनीकों का विस्तार हुआ। आगे, आधुनिक युग में ज्योतिष के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। तो आधुनिक युग में ज्योतिष को विज्ञान और गणित के दृष्टिकोण से पुनः जांचा गया। खगोल विज्ञान की नई खोजों ने ज्योतिष को एक अलग दिशा दी और अब इसे एक अलग अध्ययन के रूप में देखा जाता है। आगे देखिए, भौगोलिक अन्वेषण से क्या समझते हैं। तो भौगोलिक अन्वेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवता ने पृथ्वी की विभिन्न भागों का अध्ययन किया, नए भूभागों की खोज की और उनके संसाधनों का उपयोग किया। यह आमतौर पर व्यापार,
उपनिवेशीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान से संबंधित होता है। आगे देखिए, सैन्य प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो सैन्य प्रौद्योगिकी उन तकनीकों और उपकरणों का समूह है जो युद्ध, रक्षा और सुरक्षा के उद्देश्य के लिए विकसित किए गए हैं। इसमें हथियार, संचार प्रणाली और निगरानी तकनीकें शामिल होती है। आगे, सैन्य क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी विधि का अर्थ क्या है? तो आधुनिक प्रौद्योगिकी विधि का अर्थ है सैन्य उपकरणों और तकनीकों का समकालीन उपयोग, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली शामिल है, जो युद्ध की रणनीतियों को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। आगे, नौसेना के क्षेत्र में व्यवहृत प्रौद्योगिकी का उल्लेख कीजिए। तो नौसेना में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में परमाणु पनडुब्बियां, मिसाइल प्रणाली और समुद्री निगरानी प्रणाली शामिल है, जो समुद्री सुरक्षा और युद्धक क्षमताओं को बढ़ाते हैं। वायुसेना के क्षेत्र में व्यवहृत प्रौद्योगिकी का उल्लेख कीजिए। तो वायुसेना में फाइटर जेट, ड्रोन और उन्नत रडार प्रणाली शामिल है, जो हवाई युद्ध क्षेत्र में सटीकता और गति प्रदान करते हैं। अंतरिक्ष युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो अंतरिक्ष युद्ध उन संघर्ष को संदर्भित करता है जो पृथ्वी की कक्षा में या अन्य ग्रहों पर हो सकता है, जिसमें उच्च तकनीकी और सामरिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। यह आधुनिक सैन्य रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। आगे, सैन्य प्रौद्योगिकी में परिवहन का क्या महत्व है? तो सैन्य प्रौद्योगिकी में परिवहन का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह सैनिकों, सामग्री और उपकरणों को त्वरित और प्रभावी ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करता है, जो युद्ध में निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। आगे, कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के व्यवहार से आप क्या फायदा हुआ है? तो कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और कृषि कार्यों की दक्षता में सुधार हुई है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। आगे, किसानों पर प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव पड़ा है? तो प्रौद्योगिकी ने किसानों को उन्नत उपकरणों और तरीकों तक पहुंचा दिया है, प्रदान किया है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। भौगोलिक अन्वेषण के क्षेत्र में पुर्तगाल की भूमिका क्या थी? तो पुर्तगाल ने 15वीं और 16वीं शताब्दी में भौगोलिक अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगाली नाविकों ने नए समुद्री मार्ग खोजे और उपनिवेश स्थापित किए, जो वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक बने। प्राचीन काल में ऑस्ट्रोनेशिया के लोग जहाज निर्माण में किस तकनीकी का प्रयोग करते थे? तो ऑस्ट्रोनेशियन लोग विशेष रूप से लकड़ी की नावें और डोंगी बनाते थे, जिसमें विस्तृत अनुभव और स्थिरता के लिए त्रिकोणीय पाल का उपयोग किया जाता था। आगे देख लीजिए कि मध्य युग में मिस्र के लोग जहाज निर्माण में किस तकनीक का प्रयोग करते थे? तो मध्य युग में मिस्र के लोग लकड़ी और कैनवास से बनी नावों का निर्माण करते थे, जिनमें बड़ी क्षमता थी और जो नील नदी पर व्यापार और यात्रा के लिए उपयोगी थी। चीन में मिंग वंश के विकास समय जहाज निर्माण की तकनीकी क्या थी? तो मिंग वंश के समय में चीन ने बड़ी समुद्री जहाज़ों का निर्माण किया, जिसमें विशेष रूप से नदियों और महासागरों में यात्रा करने के लिए मजबूत ढांचे और उन्नत नाविक तकनीक शामिल थी। मुद्रण यंत्र के क्षेत्र में चीन का योगदान क्या था? तो चीन ने 9वीं शताब्दी में लकड़ी के ब्लैक मुद्रण तकनीक विकसित की, जो ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में अन्य देशों में मुद्रण के विकास को प्रेरित किया। मुद्रण कला में जापान के योगदान का उल्लेख कीजिए। जापान ने उकेरे हुए लकड़ी के ब्लॉक्स के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली मुद्रण कला विकसित की, जिसे उकियो-ए कहा जाता है, जिससे
जापानी संस्कृति और कला का प्रसार हुआ। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानवतावाद के विकास में मुद्रण कला का क्या महत्व है? तो मुद्रण कला ने मानवतावाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे ज्ञान, विज्ञान और विचारों के प्रसार को आसान बनाया, जिससे लोग शिक्षा और संस्कृति में अधिक रुचि लेने लगे। यह विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे समाज में समकालीन सोच और मानवता की जिज्ञासा को बढ़ावा मिला। मुद्रण ने न केवल पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाई, बल्कि व्यक्तिगत सोच और मानव अनुभव के महत्व को भी उजागर किया। तो यहीं पर जो हमारा 3 मार्क्स वाले प्रश्न उत्तर थे समाप्त होते हैं। मिलते हैं 4 मार्क्स वाले प्रश्न उत्तर के साथ इसके पार्ट 2 वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।